साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस जो कि एससीईआरटी क्लास की है साथियों, कक्षा 4 से ईवीएस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूं साथियों। और साथियों ये सुपर टेट के अलावा आगामी यूपी टेट 2024 में होने वाला है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट करा रहा हूँ मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुका हूँ, ये पार्ट 3 है साथियों। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सभी को साथियों में करा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। जितना भी बुक में लिखा हुआ है और अदर इन्फॉर्मेशन जितनी भी महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी बातें इन नोट्स में लिखी गई हैं साथियों। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 का कंटेंट है साथियों। इसमें बुक में दिया गया है कि कुछ प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा की गई थी, वो मैंने लिए हैं। जैसे कि साथियों कुंभ का मेला ये कहाँ पर लगता है, ये 4 जगह पर लगता है, 4 स्थानों पर, यानी कि प्रयागराज में लगता है साथियों, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और हरिद्वार में लगता है। अब साथियों जो प्रयागराज है वो कहाँ है साथियों, वो 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। वहीं साथियों उज्जैन की बात करें, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। और जो उज्जैन बसा हुआ है साथियों क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं साथियों नासिक की बात करते हैं, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है साथियों। वहीं बात करते हैं हरिद्वार की, ये उत्तराखंड में है साथियों। अब बात करते हैं साथियों, अगला है मेला आपका सोनपुर मेला। साथियों जो सोनपुर मेला है वो बिहार में लगता है। और साथियों एशिया का सबसे प्रसिद्ध और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों सोनपुर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों यूपी टेट में। अब आगे देखते हैं पुष्कर मेला। अगर पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में लगता है साथियों। वहीं अगला है देवा शरीफ का मेला साथियों, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। वहीं साथियों नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है साथियों। ये सभी मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक किताब में इनकी चर्चा की गई थी साथियों। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो किताब में लिखी गई थी साथियों। इसमें एक पॉइंट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं साथियों उसमें एक पॉइंट लिखा था कि प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की गई थी। जैसे कि कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं जो प्रदूषित जल से होते हैं। हैजा साथियों, पेचिस और डायरिया, इसको अतिसार के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड साथियों। अब साथियों ये सभी रोग किससे संबंधित हैं, आंत से। इन सभी रोगों से क्या प्रभावित होती है, आंत, मनुष्य की आंत क्या होती है, प्रभावित होती है, तब ये रोग होते हैं साथियों। अब इसमें एक पॉइंट है साथियों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमेशा याद रखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, इसमें नोट करके कुछ बात की गई है, यानी कि जो पीने का जल होता है अगर उसमें कुछ धातु कुछ तत्वों की अगर अधिकता हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं साथियों। अगर किसी पेयजल में, पीने के जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है साथियों। पूछे गए प्रश्न हैं सभी। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है साथियों। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा नाइट्रेट युक्त पानी पी लेता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, नीले रंग की पड़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है साथियों। वहीं बात करते हैं कैडमियम की, तो अगर पीने के पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। वहीं साथियों अगर जो पानी होता है पीने का, उसमें अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है साथियों, क्या, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और साथियों अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो इसकी अधिकता सबसे अधिक, जो आर्सेनिक से प्रभावित होने वाला राज्य है वो कौन सा है साथियों, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हमेशा याद रखेंगे। अगर साथियों पीने के जल में पारा अधिक मात्रा में हो जाता है तो साथियों मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है साथियों, देख लीजिए। यानी कि क्लास 4 की बुक है लेकिन इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार साथियों, तो हमेशा इस चीज़ को इग्नोर ना करें। सबसे पहले अपनी एससीईआरटी की किताब होती है, राज्य स्तर की जो भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं उनमें से उन सभी के कंटेंट को पहले तैयार करें, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है साथियों। और शिक्षा आयोग जो नया बना है उसका एक ही मकसद रहेगा कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक पूछने की कोशिश करेगा साथियों। अब बात करते हैं साथियों, अगला पॉइंट है सीसा युक्त जल। अगर पानी में सीसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो साथियों क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको खून की कमी भी कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट है साथियों, महत्वपूर्ण बातें हैं सभी कि पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस होती है, लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल नेम होता है साथियों कैमेनोफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, लाल दवा का उपयोग किया जाता है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी, जून 2014 में की गई थी। अब साथियों एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या बनता है यहाँ से कि गंगा के जल में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, तो गंगा डॉल्फिन हमारी क्या है साथियों, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है साथियों। और ये 2022 से मनाया, पहली बार 2022 में मनाया गया था साथियों। एक पॉइंट है साथियों, 9 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन को क्या किया गया था, जलीय जीव घोषित किया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। आगे बात करते हैं साथियों, वाष्पन के बारे में बुक में लिखा गया था, वेपोराइजेशन के बारे में। तो साथियों वाष्पन क्या होता है, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाती है। जैसे कि अब वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, यानी कि सतह का क्षेत्रफल, यानी कि जिस सतह का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा उससे सबसे ज़्यादा वाष्पन की क्रिया होगी साथियों। वायु की आर्द्रता का मतलब होता है, अगर साथियों वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, ये भी एक कारण है। अब साथियों वायु की गति भी एक कारण हो सकती है वाष्पन की, और तापमान टेम्परेचर भी उसका एक कारण हो सकता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है साथियों, संघनन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कंडेंसेशन साथियों, ये क्या होता है, संघनन की क्रिया क्या होती है, जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि संघनन कहते हैं। जो वायुमंडल में जल वाष्प होती है, नमी युक्त जो हवा होती है, वो क्या करती है, संघनन के क्रिया के कारण ठंडी यानी कि बूंदों का निर्माण कर देती है साथियों, और क्या होती है, फिर वर्षा होने लगती है। अब संघनन पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर कम ताप होगा तो अधिक संघनन की क्रिया होगी, अगर अधिक ताप होगा तो अगर कम तापमान होगा तो साथियों अधिक संघनन होगा, और अधिक ताप होगा तो क्या होगा, कम संघनन होगा। वहीं साथियों एक पॉइंट है इसमें, बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है, और वर्षा होने में वाष्पन और संघनन की दोनों क्रियाएं होती हैं साथियों, ये बिंदु हमेशा याद रखेंगे। अगला बात करते हैं साथियों, अब बुक में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण शहर हैं या फिर नगर हैं या फिर ज़िले हैं उनकी चर्चा की गई थी। तो उसमें चर्चा की गई साथियों प्रयागराज की, इसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, और इसको संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं साथियों, 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया गया। अब साथियों आगे अगला पॉइंट है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, जिसमें क्या बनता है, संगम बनता है साथियों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। अब साथियों अगला पॉइंट है कि संगम पर प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, हर साल माघ महीने में प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है साथियों, और 12 वर्ष पर क्या लगता है साथियों, महाकुंभ मेला लगता है। अगला पॉइंट है साथियों, अकबर का किला कहाँ पर है साथियों, ये प्रयागराज में स्थित है। वही साथियों प्रयागराज में ही अल्फ्रेड पार्क है, इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जानते हैं। वहीं साथियों प्रयागराज में ही क्या है, आनंद भवन है, महत्वपूर्ण बातें, स्वराज भवन भी है, और जवाहर नक्षत्रशाला भी है साथियों। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों, 4 नक्षत्रशाला भी हैं साथियों। क्या है साथियों, 4 नक्षत्रशालाएँ भी हैं, कहाँ कहाँ हैं साथियों, एक है साथियों जवाहर नक्षत्रशाला, ये प्रयागराज में है। एक है साथियों वीर बहादुर नक्षत्रशाला, ये गोरखपुर में है। वहीं साथियों एक है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये लखनऊ में है। वहीं साथियों एक है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है साथियों। ये किताब में इनकी चर्चा की गई थी, इनको याद कर लेना, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर साथियों। आगे देखते हैं अगला पॉइंट साथियों, एक नोट करके पॉइंट लिखा है साथियों, क्या 2017 में गंगा को अमूर्त सांस्कृतिक
धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ये बात हमेशा याद रखेंगे। आगे साथियों चर्चा की गई है किस शहर की, लखनऊ के बारे में, जिसको नवाबों का शहर या फिर नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साथियों जो लखनऊ शहर है, नगर है, वो कहाँ पर बसा है साथियों, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब साथियों लखनऊ में क्या क्या कौन कौन सी इमारतें हैं, यानी कि लखनऊ में एक प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं। एक साथियों रूमी दरवाज़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, और साथियों भूल भुलैया है जो कि बड़े इमामबाड़े में है साथियों। बड़े इमामबाड़े के अंदर क्या है, भूल भुलैया है। वही साथियों अगला पॉइंट है लखनऊ में लखनऊ की चिकनकारी क्या है, एक प्रसिद्ध है साथियों। ये क्या है, कपड़े की एक कढ़ाई है साथियों। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है लखनऊ की चिकनकारी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट साथियों, जो बातें बुक में लिखी गई हैं उन्हीं को करा रहा हूँ। अगला शहर है साथियों कानपुर। कानपुर के बारे में देखेंगे तो साथियों हमेशा याद रखेंगे कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है साथियों जो भी शहरों के बारे में शॉर्ट जानकारी है वो किताब के हिसाब से हैं। अगर साथियों डिटेल में अगर उत्तर प्रदेश जीके में पढ़ेंगे तो इन शहरों में बहुत सारी अन्य और चीज़ भी पाई जाती हैं, लेकिन मैं किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। जो चीज़ें किताब में लिखी गई हैं उनको करा रहा हूँ, उनमें क्या है थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है हर शहर के बारे में। वहीं साथियों कानपुर कहाँ पर बसा है, गंगा नदी के तट पर बसा है। इसको औद्योगिक शहर के नाम से भी जाना जाता है और चमड़ा उद्योग के लिए क्या है साथियों, ये प्रसिद्ध है। अब कानपुर को दो जिलों में बांटा गया है साथियों, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात। वहीं साथियों कानपुर में एक आश्रम है जिसका नाम बिठूर आश्रम है जो तमसा नदी के तट पर है साथियों। और यह कौन किसकी मूर्ति लगी हुई है साथियों, वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी हुई है। अब साथियों अगला पॉइंट है एक हमेशा याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, जो नैमिषारण्य आश्रम है वो कहाँ पर है, सीतापुर जिले में है। वहीं साथियों अगला पॉइंट है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर, ये कहाँ पर हैं, ये दोनों कानपुर शहर में बसे हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, अगला है गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में देखते हैं तो गोरखपुर साथियों हमेशा याद रखेंगे राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ गोरखपुर मंदिर, गीता प्रेस, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल दर्शनीय स्थल हैं साथियों ये सभी। वहीं साथियों दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। वहीं देश का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है साथियों, गोरखपुर में है, दूसरा, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। अगर साथियों पहले प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये हुबली में है जो कि कर्नाटक राज्य में है और जिसकी लंबाई कितनी है, 1400 मीटर है। वहीं साथियों बात करते हैं गोरखपुर की एक टेराकोटा कलाकृति है जो कि क्या है, प्रसिद्ध है उसके लिए, जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है साथियों। क्या, गोरखपुर की टेराकोटा कलाकृति क्या है, प्रसिद्ध है साथियों यहाँ की। आगे देखते हैं अगला शहर है साथियों वाराणसी। वाराणसी शहर के बारे में देखते हैं। अगर साथियों वाराणसी के बारे में बात करें तो इसको घाटों का शहर कहा जाता है, इसको काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों काशी बनारस में ही सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले 5 शिष्यों को क्या दी थी साथियों, शिक्षा दी थी। वही साथियों सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है जिसमें 4 सिंगों वाला स्तंभ है और यही हमारा क्या है, राजकीय चिन्ह है। और उसको किस नाम से जानते हैं साथियों, अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। वही साथियों इसको जब राजकीय चिन्ह घोषित कब किया गया था तो हमेशा याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है, 26 जनवरी 1950 को इसको राजकीय चिन्ह घोषित किया गया था। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय है साथियों। और इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना की थी महामना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने 1916 में साथियों। ठीक है साथियों, इसको BHU के नाम से भी जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साथियों। अगला पॉइंट है विश्वनाथ मंदिर, ज्ञान वापी मस्जिद, और साथियों बनारस जरी और रेशम के काम के लिए जाना जाता है। और बनारस की साड़ी साथियों यहाँ की, और गंगा के किनारे के घाटों के लिए क्या है साथियों, बनारस प्रसिद्ध है। अब साथियों बात करते हैं अगली बात, बनारस में साथियों बनारस के कुछ कलाकार हैं, जैसे कि कौन कौन से कलाकार थे साथियों, ये प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां जो कि सेनाई वादक थे, एक थे साथियों किशन जी महाराज जो तबला वादक थे, एक थे बिरजू महाराज जो कि कथक नर्तक थे साथियों, और एक थे साथियों गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका थी। ये सभी बनारस के प्रसिद्ध क्या थे, कलाकार थे। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, आगरा के बारे में बात की गई है तो बात करते हैं आगरा में साथियों, इसको ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है
साथियों इसकी स्थापना किसने की थी? आगरा की सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी के किनारे पर किया। ये बसा हुआ शहर है। वहीं साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल को शाहजहां ने क्या था? बनवाया था। वहीं आगरा के समीप स्थित शहर फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। और वहीं साथियों यहाँ पर क्या है? बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है साथियों। और साथियों महत्वपूर्ण एक यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया उत्सव है सुलेकुल उत्सव। और साथियों राम बारात उत्सव, ये सभी कहाँ पर मनाए जाते हैं? आगरा शहर में मनाए जाते हैं साथियों ये पार्ट 3 था कक्षा 4 की SCERT बुक से साथियों, EVS की बुक थी। अब साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं इसके 1-2 पार्ट और लेके आऊँगा और आपकी कक्षा 4 की EVS की बुक कंप्लीट हो जाएगी साथियों। इसी प्रकार कक्षा 5 की किताब से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से होंगी उन सभी को नोट करके लेके आऊँगा। साथियों लगातार आप SCERT की किताब को पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। ये UP टेट और सुपर टेट और जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो सकती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।